मंगलवार को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में कुल 56 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 55 को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव नए नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने का था, जिस पर मोहर लगाते हुए सरकार ने 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार को भी हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा अनिल राजभर ने फैसलों की जानकारी दी। मंत्रियों ने बताया कि प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास को लेकर बेहद गंभीर है। इसी कारण जनता के लिए उपयोगी मामलों को कैबिनेट से पास करवाया जाता है। मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव पारित किए हैं। 56 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 55 पारित की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस बार फिर जहां जरूरी था, जहां की जनता मांग कर रही थी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, ऐसे और जिन कस्बों ने मानक को पूरी तरीके से मानक पूरा कर लिया था, ऐसे तकरीबन 18 नई नगर पंचायतों का गठन सरकार फिर से करने जा रही है और 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार भी करने का फैसला आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़, गोंडा व देवरिया में 3-3, फतेहपुर व गोरखपुर में 2-2 तथा लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एटा, संत कबीर नगर व आजमगढ़ में 1-1 नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी दी है। इसके लिए 7 नाम के प्रस्ताव आए थे। इसमें डेलॉयट इंडिया का चयन किया गया है। इनको 120 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये 5 वर्ष के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के समय भी और उसके पूर्व सरकार के समय ही ये उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे की ओर बढ़ाना है। और इस संदर्भ में उच्च स्तर पर बैठक के पश्चात प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन पहुंचाए जाने के लिए कंसल्टेंट के चयन के बारे में निर्णय किया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया था और उसमें आए हुए सुझावों के हिसाब से 4 सितंबर 2020 को मंत्रिपरिषद ने विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकार करके एक RFP तैयार किया। उसमें परिमार्जन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था। उस संदर्भ में 15 मार्च 22 को एक निविदा आमंत्रित की गई और उस निविदा के भीतर जो प्री मीट बैठक हुई उसमें 7 संस्थाओं की निविदा प्राप्त हुई थी। उनके सुझाव को वे उसके भीतर उच्चाधिकार समिति ने उसके आधार पर देखा और उसके लिए एक स्कोर निर्धारित किए और उस स्कोर में जो 7 कंपनियां आई उनके भीतर सबका अध्ययन करने के पश्चात डेलॉयट इंडिया उच्चतम जो है वो स्कोर पर कंपोजिट उसके अंक जो है 81.61 प्राप्त हुए और उनकी बिड धनराशि 164 करोड़ रुपए थी, जिसको निगोशिएशन के बाद 120 करोड़ रुपए पर उन्होंने। कैबिनेट बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए श्रम विभाग के नियम में बदलाव किया गया है। अब बॉयलर सेक्शन में 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब उल्लंघन करने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भी देश और दुनिया के उद्योगपति प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उनको सहूलियत देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है।
उसमें श्रम विभाग ने एक सेक्शन होता है बॉयलर सेक्शन, उसके नियम में हम आज संशोधन कर रहे हैं। कहीं कोई बॉयलर्स में कोई छेड़छाड़ हो जाती थी, कहीं कोई बिना शासन प्रशासन को सूचना दिए उसको कहीं उठाकर एक जगह से दूसरे जगह कोई ले जाता था, कहीं एक जगह से उठाकर दूसरे जगह स्थापित कर देता, तो उसमें सजा का प्राविधान था, 2 साल की सजा जुर्माना के साथ। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि हम 2 साल की सजा के प्राविधान को हम खत्म करेंगे। जो जुर्माना के रूप में सजा होती है वो चलती रहेगी। इससे काफी जो एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हुआ है, तमाम इन्वेस्टर आज प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस प्रयास को भी योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा तथा केएम विश्वविद्यालय मथुरा को आशय पत्र जारी करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही साथ प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में निर्मित 9 राजकीय महाविद्यालयों को कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 निजी विश्वविद्यालय मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश केएम का फुल फॉर्म कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय पाली डोंगरा साख रोड मथुरा की स्थापना के लिए इन 2 विश्वविद्यालयों के संस्थाओं को आशय पत्र निर्गत करने का फैसला राज्य मंत्रिपरिषद ने किया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में टैक्स फ्री की गई हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के लिए देय SGST की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया गया है। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, इनके दर्शकों को प्रवेश के लिए जो स्टेट GST लगती थी उसके समतुल्य धनराशि प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय ये मंत्रिपरिषद की ये निर्णय लिया गया है। और इसमें क्योंकि इस फिल्म के भीतर देश प्रेम मातृभूमि की भावना के प्रति जागरूकता पैदा होती है, अपने इतिहास की जानकारी भी हमारे छात्रों को प्राप्त हो रही है और इस नाते इसका निर्णय ये किया गया है कि उनको प्रतिपूर्ति की जाएगी। वहीं कमर्शियल मामलों के बढ़ते विवादों को देखते हुए सरकार ने अब प्रदेश में 4 कमर्शियल कोर्ट और खोलने का निर्णय लिया है। इससे पहले मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा के साथ 13 कमर्शियल कोर्ट पहले से ही कार्यरत हैं। 4 कमर्शियल कोर्टों की स्थापना के बारे में भी निर्णय हुआ है। अभी तक 13 स्थानों पर पहले से कमर्शियल कोर्ट चला करते रहे हैं, जहाँ पर कॉमर्स संबंधित जो मैटर्स आते हैं तो स्पेसिफिक उसके लिए जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है वो कुछ जिलों के भीतर कमर्शियल कोर्ट थे। ये आवश्यकता समझी गई कि इन 4 स्थानों पर और खोले जाएं। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा और लखनऊ, इन 4 स्थानों पर ये और कमर्शियल। कैबिनेट ने 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है। फेलोशिप के लिए 100 शोधकर्ताओं का चयन होगा। उन्हें 30,000 प्रतिमाह फेलोशिप दी जाएगी। आकांक्षात्मक विकासखंड की समस्याओं के निराकरण, प्राथमिकताओं और डेटा फीडिंग के लिए टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्रियान्वयन के अनुमोदन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश भर में 120 आकांक्षा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 8 उत्तर प्रदेश जनपद के भीतर हैं। हमारे 5 जनपद देश के जो नंबर 20 है उसमें से अच्छे तरीके से इंप्रूव किया है। वो विद इन 20 यानी 5 हमारे जनपद उसके भीतर हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसे 100 जो विभिन्न योजनाओं के भीतर पीछे विकास खंड है उनका चयन करके
और उनको आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में हम लोग बनाने का फैसला कर रहे हैं, जिसके भीतर इस फेलोशिप कार्यक्रम के भीतर 100 शोधार्थियों को जो आईटी के होंगे या विभिन्न सेक्टर के जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, उन्हें इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 30,000 रुपए प्रतिमाह की दर से उनको फेलोशिप दिया जाएगा और वहां पर उन्हें एक टैबलेट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि वहां के पूरे डाटा को फीड कर सके जो वहां की आवश्यकता है, क्या कैसे। कैबिनेट में बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती को अनुमति कर हर विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में प्राकृतिक खेती किए जाने के लक्ष्य को रखा है। 5 साल में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 470 क्लस्टर बनाकर ये कार्य पूरा किया जाएगा। इस पर 68.83 करोड़ रुपए खर्च होगा। पहले चरण में 235 और दूसरे चरण में भी 235 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के बुंदेलखंड के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को पास किया गया। विषयों पर आज जो है मंत्रिपरिषद ने अपना निर्णय लिया है, उसको अनुमोदन किया है। एक महत्वपूर्ण फैसला बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के भीतर प्राकृतिक खेती, जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, उसके अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार 5 वर्ष में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भीतर 470 क्लस्टर बना करके यह कार्य संपन्न किया जाएगा। इस पर 68 करोड़ 83 लाख रुपए का जो परिव्यय आएगा वो राज्य के वित्तीय संसाधनों से इस कार्यक्रम को संचालित। इन निर्णयों के साथ ही जिला और क्षेत्र पंचायत आकस्मिक व्यय नियमावली 1972 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इन सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिसमें जिला और क्षेत्र पंचायत के सदस्य अब क्षेत्र के विकास के लिए व्यय कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक उनकी ओर से सुझाव आए थे कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत और उनके अध्यक्षों को और ब्लॉक प्रमुखों को साथ साथ में जो उनके भीतर काम करने वाले हमारे जो अधिकारी हैं, उनके कॉन्टीजेंसी की लिमिट जो है वो बहुत कम है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास 5,000 की कॉन्टीजेंसी लिमिट थी, उसको बढ़ा करके 25,000 करने का फैसला आज लिया गया है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 2,500 की कॉन्टीजेंसी को बढ़ा करके 5,000 करने का फैसला लिया गया है। वहीं कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया, जिसमें महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ के नोएडा परिसर को बंद करना पड़ा था। इससे छात्रों को परेशानी हो रही थी। 9 जून 2014 से नोएडा परिसर के संचालन की अनुमति दी गई थी, लेकिन यूजीसी ने इसे बंद कर दिया था। अब इसे दोबारा खोला जाएगा। प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्र के अंतर्गत नव निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय को कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के रूप में, संगठक महाविद्यालय के रूप में चलाए जाने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 9 महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र का कार्य प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के राजकीय महाविद्यालय जेवर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के झांसी के राजकीय महाविद्यालय जखौरा ललितपुर, राजकीय महाविद्यालय बाहिक चित्रकूट, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के राजकीय महाविद्यालय हसनपुर अमरोहा, राजकीय महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत तथा राजकीय महाविद्यालय फतेउल्लागंज ठाकुर द्वारा मुरादाबाद को सम्मिलित किया गया है रुहेलखंड विश्वविद्यालय में। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय आगरा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय नगला चंद्रभान फरह मथुरा, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के
राजकीय महाविद्यालय पूर्वा उन्नाव तथा लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के राजकीय महिला महाविद्यालय मिश्री सीतापुर को कॉन्स्टिट्यूएंट विद्यालय के रूप में सम्मिलित किया। कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रदेश में विकास की एक नई इबारत लिखने की कोशिश की जा रही है। सरकार लगातार उन फैसलों को ले रही है जो सालों से रुके हुए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।